बिहार में हर दल एक कसरत में जुड़ गए हैं, सबको ए टू जेड बनना है। जहाँ राजद एक तरफ ए टू जेड का नारा लगा रहे हैं, तो बीजेपी को लगातार ये नसीहत मिल रही है कि आपके कोर वोटर जो थे, जो आपका आधार था बिहार में, वो आपसे खिसकता जा रहा है। हमारे साथ निर्दलीय एमएलसी सच्चिदानंद राय हैं। आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, उसके पीछे भी वजह बताई गई कि बीजेपी से नाराज़गी एक विशेष समुदाय की थी। वो चाहा चुनाव जब हुआ तो बीजेपी के सामने बहुत बड़ा एक फैक्टर सामने आया, लेकिन बावजूद इसके एक तरफ जहां राजद जो है वो कसरत में जुट गई है, तेजस्वी यादव लगातार अलग अलग मंचों से बयान दे रहे हैं हम ए टू जेड पार्टी बनेंगे। उन्होंने माफ़ी भी मांगी एक समारोह में, एक कार्यक्रम में। क्या कुछ समझे बिहार की राजनीति में इन सब चीज़ों को देखते हुए? देखिए, दुर्भाग्य है कि बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी, जो इतनी बड़ी पार्टी है और जिसके नेता अभी विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी, देश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उस दल को जो लोग पटना में चला रहे हैं वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बुरा हाल बना के चला रहे हैं। एक या दो लोग हैं जो दिल्ली में बैठकर निर्णय ले लेते हैं और पार्टी को चलाते हैं। ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो समझना चाहिए कि कौन हमारे वोटर हैं और कौन हमारे वोटर नहीं हैं। जिनको वोटर बना नहीं सकते उन पर तो बड़े मेहरबान हैं, बनाने में सफल नहीं हुए हैं। लेकिन जो लोग उनके वोटर बंधुआ मजदूर की तरह रहे हैं, जब कोई नहीं था तब वो लोग थे उनके साथ में, 90 के दशक से उनके साथ हैं, उनको धीरे धीरे अपमानित करते करते इस जगह पहुंचा दिए कि एक एमएलसी का सीट, वो भी सिटिंग एमएलसी, जिसने अपने दम पर पिछली बार चुनाव जीता था, अब पता था कि ये दमखम वाले हैं, क्योंकि 2019 में जब एक विषय मैंने उठाया था तो मुझे मनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए गए थे, आप लोग सब वाकिफ़ है उससे। उसका टिकट काटा जाता है, अर्थात बेसिकली औकात बताने की कोशिश की जाती है कि जो झुककर सलाम करेगा वही इस पार्टी में रह सकता है। मैं झुककर सलाम नहीं करता और करूँगा भी नहीं। लेकिन मैंने कोई पार्टी विरोधी गतिविधि तो की नहीं थी। पार्टी विरोधी गतिविधि जिन लोगों ने किया था, जो दो चुनाव पार्टी के खिलाफ लड़ गए थे, उनको तो जो पहली बार चुनाव लड़े तो आके आपके पार्टी में आया तो आपने अध्यक्ष बना दिया। दूसरी बार अपने खिलाफ चुनाव लड़े तो इस बार टिकट दे दिया। सिवान के मैं कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, उनको तो दे देते हैं, क्योंकि पार्टी विरोधी भले ही हो लेकिन वो किसी न किसी के साथ उनकी साठगांठ है, जो लोग आज पार्टी चला रहे हैं। लेकिन मैं साठगांठ में विश्वास नहीं करता। मैं तो भाई ईमानदारी से काम कर रहा था जनता के लिए और पार्टी के लिए। कई काम गिनवा सकता हूँ जो मैंने पार्टी के लिए किया है, लेकिन मुझे बताया गया कि कहीं से सुनने को मिला कि मेरा टिकट काटने का कारण था कि मैं पार्टी विरोधी गतिविधि करता हूँ। एक जगह को बता दो दे पार्टी विरोधी गतिविधि मेरी क्या रही है। लेकिन ठीक है, आपको मुबारक है, आपको कोई ना कोई बहाना ढूंढना था, किसी ने बिल्ली के बहाने छीका तोड़ना था, आप कोई बहाना ढूंढ के सीधे टिकट काट दिए। तो काट दिए तो अब टिकटें ना काट सकते हैं, वोट नहीं ना काट सकते हैं। वोट तो किसको मिला दिखा और किसको नहीं मिला वो भी दिखा। भारतीय जनता पार्टी के जो औपचारिक जो कैंडिडेट थे, प्रत्याशी जो थे, उनसे 11 गुना से भी अधिक वोट पाकर मैं विजयी हुआ हूँ। अर्थात वो कहीं लड़ाई में थे ही नहीं। तो जब इतना दम होगा तो यही रिजल्ट निकलेगा। अब उसका देखिए रिएक्शन क्या हुआ। मेरे लड़ने का ये हुआ रिएक्शन कि बोचहा में हमारी कम्युनिटी के लोगों ने सबक सिखाने का निर्णय ले लिया। मेरे से फोन पर बातें होती थी, मैं तो गया नहीं, मैं तो एक दिन में नहीं गया बोचहा या मुजफ्फरपुर। लेकिन वहाँ के लोगों ने मुझसे फोन बताया कि नहीं, आपके टिकट काटने का बदला हम लोग लेके बताते हैं, इनको दिखाते हैं, सबक सिखाते हैं। और सबक क्या सिखाए, जो सीट आप कभी हार नहीं सकते थे वो सीट में आपकी भद्द पिट गई। 36,652 मतों से आप हारे। 48.5% वोट जो है सो आरजेडी को मिला, जहाँ कभी नहीं मिला, सपने में नहीं सोच सकते। तो निश्चित रूप से जो छोटे दल हैं, जो सत्ता में नहीं हैं, उनको लगता है कि नहीं, हमें तो जो छोटी मोटी गलतियाँ उन्हें सुधारना चाहिए। आज तेजस्वी जी मंच पर खड़ा होकर बोल रहे हैं कि नहीं, यकीन कीजिए मेरा, मैं निराश नहीं करूँगा। इस तरह की बातें जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अपने पार्टी से मतलब है। लेकिन यहाँ जो पार्टी का मजा उड़ा रहे हैं लोग, जिनको सिर्फ अपना सत्ता दिखाना है कि बहुत ताकतवर बन गए हैं, उनको क्या मतलब है। पार्टी के लोग छोड़ के चले जाए, क्या फर्क पड़ता है उनको तो अपने 2-4 लोगों से मलाई। अच्छा, सही बात क्या है कि पूरे देश में राज है, तो एक राज्य में नहीं रहेगा तो क्या बिगड़ जाएगा उनको। इस तरीके से डील किया जा रहा है। मैंने एक नेता से पूछा कि बस अब ये तो बताइए कि जब पता था कि वो जिसको दे रहे हैं तो जीत नहीं सकता, और पता था कि मैं मानूंगा नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा ही, तो क्यों टिकट काटा गया। बोले भाई इसलिए कि कहते हैं कि हर चुनाव जो है सो जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता है। तो जीतने के लिए नहीं लड़ता, चुनाव लड़ते फिर किस लिए है भाई।
जितने के लड़ते हैं ना, और उसके आपके पास अगर सिटिंग कोई कैंडिडेट हो, उसके खिलाफ आपके पास कुछ भी ना हो, जनता उस चीज़ को पसंद करती हो, वोटर जिसको पसंद करते हो, उसका टिकट काट के आप क्या साबित करना चाहते थे? लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष, आप लगातार तेजस्वी यादव की बात की, अभी प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि तेजस्वी यादव को वो दिन भी याद होना चाहिए जब जहानाबाद जेल ब्रेक कराया गया, नक्सलियों को बाहर निकाला गया, एक विशेष समुदाय की हत्या हुई, चुन चुन के हत्या की गई थी। वो बहुत गुजरा हुआ ज़माना नहीं है, वो खौफ लोगों में अभी भी है। अगर तेजस्वी यादव इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि A to Z की पार्टी बनेंगे, वो कार्यक्रम में जाके, समारोह में जाके माफ़ी मांग रहे हैं, तो उन्होंने कोई गलती की होगी तभी माफ़ी मांगी होगी। नहीं, देखिए, माफ़ी मांगने के लिए कोई गलती करना जरूरी नहीं होता है। यदि कहीं ऐसा कोई परसेप्शन बना हुआ है कि उनके राज्य में एक जाति विशेष को तकलीफ पहुंचा, अगर परसेप्शन ऐसा, मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है। जो बातें आपने बताई, वो जेल तोड़कर क्या क्या जो बातें हुई, कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन एक परसेप्शन था। इस परसेप्शन के खिलाफ ये कह देने से कि आप यकीन कीजिए, माफ़ी मांगना वर्ड नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि आप यकीन कीजिए आपके भरोसे को मैं नहीं तोड़ूंगा। तो ये कहने का अर्थ ये नहीं होता है कि मान रहे हैं कि नहीं हमने कोई गलती किया था। हालांकि मान भी लेंगे तो कोई बात नहीं है, आज से 30 साल 40 साल पहले कुछ हुआ था, उसके यदि आज अगर हम अफसोस जता देते तो ख़राब क्या बात है। आज तक कांग्रेस ने नहीं बताया कि जो 84 में जो दंगे हुए यहाँ पर दिल्ली में, उसका कोई उनको अफसोस हो या कोई माफ़ी मांगने को तैयार हो, नहीं मांगा, चलता है ऐसे। लेकिन जिनको अपनी पार्टी ख़त्म करनी होती है वो तो दम में रहेंगे, लेकिन जिनको पार्टी बचा कर रखना होता है, आगे बढ़ाना होता है, वो छोटी छोटी बातों पर जो है झुक जाते हैं। देखिए, मैं तेजस्वी जी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि मैं उनकी पार्टी में हूँ नहीं, लेकिन जिस पार्टी में मैं था, आज इस पार्टी से मुझे टिकट से वंचित किया गया, उस पार्टी में खास करके जो लोग बिहार चला रहे हैं उनके अंदर दम भर गया है। और किसी के अंदर भी दम भरेगा अगर ना, तो वो ख़त्म हो जाएगा। वो जहाँ से का सबक नहीं लेंगे, मेरा टिकट काट कर क्या सबक मिला होगा नहीं लेंगे, ये छोटी छोटी 2 घटनाओं से सबक नहीं लेंगे। अगर पूरा फिल्म देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तब तो ट्रेलर ने बता दिया कि फिल्म कैसी होने जा रही है। सुशील मोदी ने ट्वीट किया था बीते दिनों कि एनडीए को अपने कोर वोटरों को नाराज़ नहीं करना चाहिए। उनका भी इशारा उसी ओर था जिस ओर आप बात कर रहे हैं, यानी सवर्ण, फॉरवर्ड। बीजेपी के साथ फॉरवर्ड इंटैक्ट रहे हैं, हमेशा साथ दिए, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं छूटते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप भी ये कह रहे हैं बीजेपी को इसका कोई मलाल भी नहीं हो रहा। देखिए, सवर्ण की बात मैं नहीं करूँगा। सवर्ण में कुछ लोगों को अच्छा खासा पोजीशन मिला हुआ है, लेकिन खासकर जो ब्रह्मजन है उनको बहुत ही कष्ट पहुंचाया गया है, लोकसभा के चुनाव में भी, विधानसभा के टिकटों में भी, और इस बार जो हुआ सो तो आपने देख ही लिया। एक ब्राह्मण तो मान लीजिए छोड़ चुके थे, तो सिवान वाला तो अलग बात है, दूसरे ब्राह्मण का टिकट काट दिया गया। बिहारों के साथ क्या हुआ पता ही है, मैं सामने बैठा हूँ उदाहरण के रूप में। तो ब्रह्मजनों के साथ में गलत किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल उनके साथ में ज्यादती की गई है। उस वोटर जो वही उनके कोर वोटर है, 10-12% वोट है। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे वोटर हैं जो अपने साथ और 10-12-15% वोट खींच के ले जाने को औकात रखते हैं, जैसे आपको बोचहा में देखने को मिला। दूसरा, आपने क्या किया, मुकेश सहनी वाला प्रयोग क्यों करने गए थे? जब उस प्रयोग में आपको विश्वास नहीं था तो पहले तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए था, जो आपने 2020 के चुनाव में किया। प्रयोग किए, प्रयोग करने के बाद जो है सो 2 साल के अंदर ही जो है सो आप थक भी गए, उस प्रयोग से 1.5 साल के अंदर थक भी गए, और उस समाज को भी आपने वंचित किया, अपमानित किया। बोचहा चुनाव में उसका भी आपको नतीजा देखने को मिला। उस समाज के लोग भी आपसे कट गए, पूरा ना कटे होंगे, आधा ही कटे होंगे, कट तो गए। ये सब आपके कोर वोटर थे, ये आपकी पूंजी थे। तो अपनी पूंजी को आप लुटा रहे हैं तो लुटाइए, कल कंगाल हो जाएंगे। आप बीजेपी में रहे हुए हैं और आप नीतीश कुमार की कई नीतियों के खिलाफ बोलते थे, आज आप निर्दलीय हैं। क्या बीजेपी में नीतीश कुमार के सामने किसी को पैरेलली हमेशा से खड़ा करने का कोशिश किया गया, कोई फेवरेबल पर्सन को खड़ा करने का कोशिश किया गया, आज भी उसी और प्रयास है, इस और है? देखिए, एक बात समझिए आप, मैंने पहली बात में परसेप्शन बन गया कि मैं नीतीश कुमार के खिलाफ बोलता हूँ, मैंने कभी नहीं कहा। जब पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी के अंदर था, और नीतीश जी के कुछ ऐसे कार्य जो मुझे लगा हमारे पार्टी के खिलाफ है, तो उन चीज़ों का ही मैंने उन चीज़ों की आलोचना की थी। ऐसा नहीं कि उनके किसी नीतिगत निर्णय की आलोचना की है। निश्चित रूप से जब थोड़े समय के हम लोग विपक्ष में थे, जब मैं जीत के गया, उसमें महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश जी महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे, उसमें शराबबंदी लागू हुआ, तो निश्चित रूप से उसका विरोध हमने ही नहीं, भाजपा के सारे लोगों ने किया, हमने भी किया कि वो तरीका सही नहीं था, वो तालिबानी तरीका लगा था। लेकिन जब से 2017 में लोग साथ आए हैं, तो भाजपा के खिलाफ कोई गतिविधि नहीं है तो जरूर मैंने उस पर टीका टिप्पणी किया है।
अब उनको लोगों को अच्छा नहीं लगा तो मैंने बाद में करना बंद कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं नीतीश जी का विरोधी रहा हूँ या नीतीश जी की नीतियों का विरोध करते आया हूँ, या कोई सनकी आदमी तो हूँ नहीं। इतनी तो समझ मेरे को है कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक परसेप्शन बनाया गया, परसेप्शन बनाने का कारण था कि मैं खास वर्ग से आता हूँ। उस वर्ग के लोग अगर झोला ढोने को तैयार होंगे तब तो स्वीकार्य है, लेकिन झोला ढोने के अलावा अगर 2 शब्द बोल देंगे तो उनका वही हर्ष होगा सच्चिदानंद राय का करने का प्रयास किया गया। तो इसलिए उसका में कोई मलाल नहीं है, जो मर्जी में आए करें लोग। करते करते बता रहा हूँ ना, अपनी पूंजी आप लुटा रहे हैं ना, लुटाते लुटाते दिन कंगाल हो जाएंगे। यानी बीजेपी जो है बिहार में बहुत जल्दी अपने अंत की ओर भी जा सकती है, इसकी संभावना आपको नजर आ रही है? देखिए, बहुत बड़ी पार्टी है और नेतृत्व बहुत मतलब यशस्वी नेतृत्व है, इसलिए मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक दूसरे वर्ग को आप इस पार्टी का नेतृत्व देने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो 1% अपने समाज का वोट नहीं ला सकते। नाम आप लेना चाहेंगे? नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, आप स्वयं समझती मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कौन लोग बिहार का भारतीय जनता पार्टी चला रहे हैं, पता है किसको मुख्यमंत्री पद का सीएम इन मीटिंग रखा हुआ है, और वो उसी तरह से बिहेव भी करना चालू कर दिए। उस दिन नीतीश मिश्रा का अपमान कर दिए। हमारे साथ जो हुआ सो हुआ ही। 2 दिन पहले पूछने पर कहते कोई चिंता की बात नहीं, अचानक पता चला कि टिकट ही काट दिया गया। तो इस तरह से जो एकदम नॉनसेंसिकल काम जो हो रहा है बिहार में, तो उससे ही फायदा होगा। जिसको जोड़ने जा रहे तो जुड़ेगा नहीं, लेकिन वो साथ में था वो धीरे धीरे छूटते चला जाएगा। आज अगर छूटते, देखिए क्या है, बैलेंस है। मात्र 12,000 के वोट के अंतर से एनडीए की सरकार बनी है। ये तो याद रखना पड़ेगा ना। तो आप संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। ये संतुलन बिगड़ेगा अगर ये एक पाला बदल लिया एक कुछ खास वोटरों ने, तो फिर सरकार तो हमेशा के लिए अपने हाथ से निकल जाएगी। आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप तेजस्वी यादव से भी भेंट मुलाकात कर रहे हैं, उधर जेडीयू के भी वरिष्ठ नेताओं से भी आपकी मुलाकात है। हालांकि आप निर्दलीय हैं तो आप अभी आज़ाद हैं, आप किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। किसी और आप आगे बढ़ने की कोशिश करें? देखिए, एक बात कहें, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, तो किसी से मिल सकता हूँ। अभी कल मैं दिल्ली आ रहा था तो मेरे बगल में भक्त चरण दास बैठे हुए थे, वो कांग्रेस के इंचार्ज हैं। उनसे काफ़ी देर 1.5 घंटे जहाज में बात हुई। फिर जब नीचे उतरा बस में, जब हम लोग जा रहे थे टर्मिनल तक, तो चिराग जी थे, चिराग जी से बातें हुई। उन्होंने मुझे न्योता दिया घर पे आने के लिए। आज ये कांग्रेस के और बड़े नेता से मैं मिल के आया हूँ, बीजेपी के लोगों से भी मिला हूँ, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला, आरजेडी के बड़े बड़े लोगों से मिला। तो मिलने का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं कहीं जा रहा हूँ या कहीं मुझे कोई प्रलोभन दे रहा है। सीधी सी बात है, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कहीं भी जाऊँगा सबसे मिलूँगा, और बिहार के भले के लिए हर किसी से चर्चा करने का मेरा अधिकार है, तो मैं करूँगा। मैं बिहार के लिए, छपरा के लिए, अपने वोटरों के लिए मैं तमाम बीजेपी के लीडरान से मिलता हूँ। ऐसी बात थोड़ी कि नहीं मिलता हूँ, लेकिन मिलने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई घर खोज रहा हूँ। अभी कोई हड़बड़ी भी नहीं है। पहला चुनाव 2024 में होने जा रहा है लोकसभा के, और दूसरा चुनाव 2025 में होने जा रहा है। उसके पहले स्वतंत्रता जो मेरे पास में है, इसका थोड़ा मैं एंजॉय करता हूँ। देखता हूँ अगर हमारी पुरानी पार्टी को कभी भी समझ में आया कि नहीं, सच्चिदानंद राय जैसे लोग जो हैं वो पूंजी है पार्टी के, तब तो निश्चित रूप से बड़े सम्मान के साथ में मुझे कोई ऑफर देंगे, और नहीं देंगे तो मैं स्वतंत्र हूँ, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। और नहीं है तो स्वतंत्रता का मजा लूँगा, स्वाधीन हूँ। तो मैं तो अभी आसमान से तारे तोड़ने का भी ख्वाब देख सकता हूँ, कोई रोक थोड़ी है। बिल्कुल। सच्चिदानंद राय ने एक बड़ा आरोप जरूर बिहार बीजेपी प्रदेश पे लगाया कि वहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही, जो बिहार में बीजेपी को चला रहे हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, और दिल्ली से जिनके हाथ में बागडोर है वो विशेष वर्ग को ज़रूर मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए या बीजेपी के जो पूंजी थी, जो इंटैक्ट वोटर्स थे, उसको नाराज कर रहे बोचाहा। और सच्चिदानंद राय के एमएलसी चुनाव एकमात्र ट्रेलर था। अगर पूरी फिल्म बीजेपी देखना चाहती है तो 24 और 25 उनके सामने हैं। कैमरा पर्सन अनुज के साथ नेहा जी, मीडिया, दिल्ली।